नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम ज़ोहो की बात कर रहे हैं। एक भारतीय टेक कंपनी जो अचानक से काफ़ी सुर्खियों में आ गई है। आजकल ये स्वदेशी तकनीक की बात बहुत हो रही है, सरकार भी पुश कर रही है और इसी बीच ज़ोहो के फाउंडर ने माइक्रोसॉफ्ट को सीधी टक्कर दे दी। तो आज इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे कि ये ज़ोहो का उभार क्यों हो रहा है। क्या इसमें सच में वो दम है कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियों से मुकाबला कर सके अभी या शायद आगे चलकर। और भारत जैसे देश के लिए जहां ये आत्मनिर्भरता की बात है, अमेरिकी वीज़ा नियमों में सख्ती है, इसके क्या मायने हैं। और हाँ, ये जो H1B वीज़ा वाला एंगल है, क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की खबरों पर आधारित है। श्रीधर वेम्बू जो ज़ोहो की सीईओ हैं और मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयानों पर और ज़ोहो की अपनी जानकारी पर भी। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबको जोड़कर समझें कि ज़ोहो की इस नई पहचान के पीछे क्या है, उसकी असली ताकत क्या है और भारत के टेक फ्यूचर और आत्मनिर्भरता के लिए इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल, ज़ोहो तो काफी टाइम से है मार्केट में, है ना? तो फिर ये अचानक इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों आ गई? क्या कोई एक वजह है या कई चीजें एक साथ हो गईं? हाँ, देखिए ये कई चीज़ों का मेल लगता है, लेकिन 3 बातें हैं जो साफ तौर पर दिख रही हैं। पहली और शायद सबसे ज़्यादा जिसने ध्यान खींचा, वो था ज़ोहो के फाउंडर और सीईओ श्रीधर वेम्बू का सीधा माइक्रोसॉफ्ट पर हमला। उन्होंने एक्स पर मतलब ट्विटर पर कहा कि ज़ोहो का सॉफ्टवेयर सूट सिर्फ ज़्यादा बड़ा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट से, बल्कि बेहतर भी है। अच्छा। सीधा दावा। हाँ, सीधा दावा। और ये भी कहा कि ज़ोहो अकेली कंपनी है दुनिया में जो प्रोडक्ट्स की रेंज और गहराई दोनों में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकती है। साथ में उन्होंने कुछ ग्राफ वगैरह भी शेयर किए ज़ोहो और उनकी एक डिवीजन है मैनेज इंजन, उसकी ग्रोथ दिखाते हुए। तो ये सीधी चुनौती थी। ये तो बड़ी बात है, एक इंडियन कंपनी का ग्लोबल जायंट को इस तरह चैलेंज करना। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी बड़ी वजह रही सरकार का खुला समर्थन। जो हमारे केंद्रीय आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो अपने मंत्रालय के काम के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए अब ज़ोहो का स्वदेशी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। ओह, सरकार खुद यूज करेगी? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरों से भी अपील की कि वो प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी कॉल को सपोर्ट करें और लोकल प्रोडक्ट्स अपनाएं। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये ज़ोहो के लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक एंडोर्समेंट था और सरकार के आत्मनिर्भर भारत का एक कदम भी। सही बात है। एक तरफ सीईओ का कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ सरकार का सपोर्ट। और वो तीसरी बात आपने कही थी H1B वीजा वाली, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, तीसरा एंगल थोड़ा अलग है पर जुड़ा हुआ है। अमेरिका में H1B वीजा की फीस हाल में काफी बढ़ गई है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में श्रीधर वेम्बू ने एक बयान दिया। उन्होंने अमेरिका में काम कर रहे इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को सलाह दी कि वो भारत वापस आ जाएं। अच्छा, भारत वापस। हाँ, और इस बयान ने वेम्बू और ज़ोहो की इमेज को और मजबूत किया, मतलब स्वदेशी टैलेंट और आत्मनिर्भरता के सपोर्टर के तौर पर। तो ये तीनों चीजें, वेम्बू का चैलेंज, सरकारी सपोर्ट और ये H1B वाला एंगल, इन्होंने मिलकर ज़ोहो को एकदम से लाइमलाइट में ला दिया। दिलचस्प है, ये सारे धागे कैसे एक साथ मिल रहे हैं। तो इस कहानी में जो मेन प्लेयर्स हैं, श्रीधर वेम्बू, अश्विनी वैष्णव और ज़ोहो खुद, इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे। उनके स्टैंड्स क्या हैं? वेम्बू के बारे में तो आपने बताया कि वो प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, श्रीधर वेम्बू ज़ोहो के फाउंडर और सीईओ। और ज़ोहो, जैसा मैंने कहा, प्राइवेट कंपनी है, पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड, मतलब कोई बाहरी फंडिंग नहीं ली इन्होंने। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी खुद तय कर पाती है बिना बाहरी दबाव के। और वेम्बू काफ़ी वोकल रहे हैं, खासकर इंडियन टैलेंट को वापस लाने पर। और जैसा हमने देखा, माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज करने से भी नहीं हिचके। फिर हैं अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय आईटी मंत्री। उनका ज़ोहो पर स्विच करना और वो स्वदेशी का नारा देना, ये अपने आप में एक पावरफुल मैसेज है। जब उन्होंने कहा कि हमने ये प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर नहीं बनाई है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। हाँ, वो लाइन मैंने भी पढ़ी थी। इसके इतने गहरे मायने क्यों हैं? मतलब ठीक है, सॉफ्टवेयर ही तो बदला है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, एक केंद्रीय मंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह रहा है। पहला तो ये सीधा सीधा ज़ोहो को एंडोर्समेंट है ना? हाँ बिल्कुल। और शायद प्राइवेट कंपनियों को भी एक सिग्नल है कि देखो, स्वदेशी ऑप्शन हैं, उन पर गौर करो। तीसरा, ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी जमी जमाई कंपनियों के लिए एक तरह की चुनौती है कि देखो, हमारे पास भी अच्छे विकल्प मौजूद हैं। चौथा, जैसा ज़ोहो ने भी कहा, ये इंडिया के टेक प्रोफेशनल्स का मोराल बूस्ट करने वाला है।
और पांचवां, ये सरकार की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी का एक प्रैक्टिकल डेमो है। तो हाँ, एक छोटी सी लाइन पर मैसेज कई सारे। समझ गई। अच्छा, और जोहो ने खुद कैसे रिएक्ट किया इस सरकारी सपोर्ट पर? जोहो ने जाहिर है इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गहरी विनम्रता और गहरा गर्व महसूस हो रहा है। उनके लिए ये उनके 20 साल पुराने विश्वास की तरह था कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बन सकता है। और उन्होंने फिर से अपनी आइडेंटिटी बताई कि वो एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म सोचती है, R&D पर खूब खर्च करती है, कस्टमर को पहले रखती है। और क्योंकि वो बूटस्ट्रैप्ड और प्राइवेट हैं, तो उसे शेयर मार्केट के तिमाही नतीजों के दबाव की चिंता नहीं करनी। अच्छा, तो माहौल तो एकदम सही लग रहा है जोहो के लिए। सीईओ का दावा, सरकार का साथ। लेकिन सवाल वही है, क्या जोहो में सच में वो बात है? साइज के हिसाब से देखे तो कितनी बड़ी है ये कंपनी असल में? कहीं ये सिर्फ हवाई बातें तो नहीं? नहीं, हवा नहीं है। जोहो एक काफी बड़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है। 1996 में शुरू हुई थी। अगर आंकड़े देखें तो जुलाई 2025 तक उनके पास 17,000 से ज्यादा कर्मचारी थे। 17,000? हाँ, और यूजर्स की बात करें तो 130 मिलियन से ज्यादा दुनिया भर में। 160 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं। 9 देशों में ऑफिस हैं। अमेरिका में ऑस्टिन, टेक्सास में हेडक्वार्टर भी है उनका। हाँ। और जहां तक वैल्यूएशन की बात है, अब प्राइवेट कंपनी है तो एकदम पक्का बताना मुश्किल है, पर एक स्टडी थी बर्गंडी हुरुन इंडिया की। उन्होंने वैल्यूएशन करीब 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब लगभग $12 बिलियन आंकी थी। $12 बिलियन और बूटस्ट्रैप्ड? हाँ, और यही सबसे खास बात है जो बार बार आती है, ये पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है। कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट नहीं, अपनी कमाई से ही यहां तक पहुंचे हैं। ये तो वाकई इम्प्रेसिव है। $12 बिलियन, 17,000 लोग और बिना किसी बाहरी फंडिंग के। आजकल ऐसा सुनने को कम ही मिलता है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसने ये सारी बहस शुरू की। क्या जोहो सच में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी विशाल कंपनियों से टक्कर ले सकती है? पहले जोहो की ताकतों की बात करते हैं। क्या चीजें हैं जो उसे एक सीरियस कंटेंडर बनाती हैं? हाँ, जोहो के पास कई मजबूत पॉइंट्स हैं। पहला और शायद सबसे यूनिक वो है उनके प्रोडक्ट्स की रेंज। बहुत बड़ी रेंज है। वो 50 से ज्यादा बिजनेस एप्स का पूरा एक सूट देते हैं। CRM, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑफिस टूल्स भी, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ। उनका विजन है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस, मतलब एक ही जगह पर बिजनेस चलाने के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाए। अच्छा, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, काफी हद तक। इससे कंपनियों को वो अलग अलग ऐप्स खरीदने और फिर उन्हें जोड़ने की जो झंझट होती है, उससे बच सकती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के मॉडल से थोड़ा अलग है, जहां अक्सर आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग प्लान लेने पड़ते हैं या एड ऑन खरीदने पड़ते हैं। हाँ, ये सब एक जगह वाला आइडिया तो काफी अट्रैक्टिव लगता है, खासकर छोटी मझोली कंपनियों के लिए। और क्या प्लस पॉइंट्स हैं? दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट है कीमत, प्राइसिंग। जोहो के प्रोडक्ट्स अक्सर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के मुकाबले 40-50% तक सस्ते होते हैं। 40-50%? हाँ, और उनकी पॉलिसी भी है कि कोई लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब क्योंकि कंपनी प्राइवेट है, उसे हर 3 महीने में शेयर होल्डर्स को जवाब नहीं देना पड़ता, तो वो ये बचत अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाती है। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी आत्मनिर्भरता और R&D पर फोकस। बूटस्ट्रैप्ड होने का मतलब है सारे फैसले उनके अपने हाथ में, और वो अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कहते हैं औसतन 60% तक, वापस रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाते हैं। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उन्होंने अपना पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक, यहां तक कि अपने डेटा सेंटर्स तक खुद बनाए हैं। इससे उनकी दूसरों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी कम होती है, कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, और सिक्योरिटी पर भी शायद बेहतर कंट्रोल रहता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये जोहो के DNA में है। बिना निवेशकों के दबाव के वो R&D में इतना लगा सकते हैं, वो लॉन्ग गेम खेल सकते हैं, जो पब्लिक कंपनियों के लिए शायद मुश्किल हो। किया बिल्कुल। इंडिया में ये जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स का माहौल बन रहा है और सरकार का जो सपोर्ट है, ये जोहो के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। भारत इतनी बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। यहां अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स और कंपनियां जोहो को प्रेफरेंस देने लगें, तो ये जोहो के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। ये उसे एक ऐसा होम मार्केट देता है जहां उसे एक स्पेशल एज है। ये सारी बातें जोहो को काफी सॉलिड दिखाती हैं। इंटीग्रेटेड स्वीट, कम कीमत, R&D पर जोर और घरेलू सपोर्ट भी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों से भिड़ना मजाक तो नहीं। चुनौतियां क्या हैं जोहो के सामने? हाँ, चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं जितनी ताकतें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है ब्रांड रिकॉग्निशन और बड़ी कंपनियों का भरोसा जीतना। एंटरप्राइज ट्रस्ट,
माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये दशकों से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के किंग रहे हैं, है ना? बिल्कुल। दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सालों से उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, उन पे डिपेंडेंट हैं। अब उन्हें ये यकीन दिलाना कि ज़ोहो भी उतना ही रिलायबल है, उतना ही सिक्योर है, उतना ही स्केलेबल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़ोहो का ट्रैक रिकॉर्ड बेशक अच्छा है, पर फिर भी बड़ी कंपनियां स्विच करने से पहले 10 बार सोचेंगी। वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फैक्टर आ जाता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, और प्रोडक्ट्स के लेवल पर क्या चुनौती है? आपने कहा स्वीट बहुत बड़ा है, पर क्या हर एक ऐप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जितनी पावरफुल है? ये दूसरी बड़ी चुनौती है, प्रोडक्ट पैरिटी। मतलब ऐप्स की गिनती ज्यादा होना एक बात है, पर हर एक ऐप, चाहे वो वर्ड प्रोसेसर हो या स्प्रेडशीट या ईमेल, क्या वो फीचर्स में, इस्तेमाल की आसानी में, परफॉर्मेंस में माइक्रोसॉफ्ट 365 या गूगल वर्कस्पेस के बराबर है या उनसे बेहतर है? ये पक्का करना जरूरी है। और खास तौर पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो गहरा इंटीग्रेशन है, वो एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना ज़ोहो के लिए आसान नहीं होगा। और ग्लोबल मार्केट का क्या? इंडिया में तो ठीक है, सरकार सपोर्ट कर रही है, स्वदेशी का माहौल है, पर दुनिया भर में पैठ बनाना? बिल्कुल, ये तीसरी बड़ी चुनौती है, ग्लोबल मार्केट पेनिट्रेशन। ज़ोहो की इंटरनेशनल प्रेजेंस है, बढ़ भी रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े मैच्योर मार्केट्स में माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का मार्केट शेयर हिलाना वो अभी बहुत दूर की बात लगती है। उन्हें दुनिया भर की कंपनियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि हर तरह से वर्ल्ड क्लास और भरोसेमंद है। इसके लिए लगातार मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, इन सब में बहुत पैसा और मेहनत लगेगी। तो मतलब तस्वीर काफी मिली-जुली है। एक तरफ जबरदस्त इरादे हैं, कुछ यूनिक ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ जैसी चुनौतियां भी हैं। तो अब इन सब बातों को जोड़ते हैं, क्या ज़ोहो वाकई में एक सीरियस ऑल्टरनेटिव बन सकता है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का? और वो H1B वीजा वाला एंगल इसमें कहाँ फिट होता है? देखिए, अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो जवाब हाँ है। ज़ोहो एक वास्तविक प्रतिस्पर्धी है, सिर्फ बातों में नहीं। उसका बिजनेस मॉडल बूटस्ट्रैप्ड, लॉन्ग टर्म फोकस, उसका इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट सूट और उसकी कीमत, ये उसे एक खास जगह देते हैं मार्केट में। ये शायद माइक्रोसॉफ्ट या गूगल को एकदम से हटा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उन कंपनियों के लिए एक बहुत सीरियस ऑप्शन जरूर देता है जो कुछ अलग ढूंढ रही हैं, खासकर छोटी और मझोली कंपनियों SMBs के लिए। और भारत का स्वदेशी पुश इसे अपने होम मार्केट में एक एक्स्ट्रा पावर देता है। अब आते हैं H1B वीजा पर। वेम्बू की वो अपील के इंडियन प्रोफेशनल्स वापस आएं, वो सीधे सीधे ज़ोहो की टैलेंट स्ट्रैटेजी से जुड़ती है। अच्छा, ये आत्मनिर्भर भारत वाली कहानी को भी सपोर्ट करती है। सोचिए, अगर सच में अच्छे, अनुभवी टेक प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में भारत लौटते हैं, तो ज़ोहो जैसी कंपनियों के लिए एक शानदार टैलेंट पूल बन सकता है। और अमेरिकी कंपनियों के लिए? हाँ, दूसरी तरफ अमेरिका में जो कंपनियां H1B वीजा पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उनके लिए ये चिंता की बात हो सकती है, खासकर जब वीजा की कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, टैलेंट टैरिफ जैसा हो गया है। हालांकि ये कहना मुश्किल है, और हमारे स्रोत भी ये नहीं कहते कि वेम्बू के बयानों से अमेरिका की H1B पॉलिसी बदल जाएगी, लेकिन हाँ, भारत के टैलेंट सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स पर असर जरूर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी या फीचर्स की नहीं है, ये बिजनेस फिलॉसफी की भी लड़ाई है। एक तरफ ज़ोहो जैसी प्राइवेट बूटस्ट्रैप्ड R&D फोकस कंपनी है, दूसरी तरफ पब्लिक शेयर होल्डर ड्रिवन ग्लोबल जायंट्स हैं, और यही चीज इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बनाती है। अश्विनी वैष्णव का वो नॉन पावर पॉइंट वाला बयान, वो इसी बड़े शिफ्ट का एक सिंबल बन गया एक तरह से। तो समरी ये है कि ज़ोहो का ये उभार सिर्फ अचानक नहीं है, इसके पीछे वेम्बू की अपनी महत्वाकांक्षा है, सरकारी सपोर्ट है, और H1B जैसे बाहरी फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। ये एक सीरियस प्लेयर है जिसकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स है, लेकिन जिसके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ज़ोहो शायद अभी ग्लोबल टेक वर्ल्ड पे एकदम से छा ना जाए, लेकिन उसका जो अनूठा मॉडल है, उसका जो बड़ा स्वीट है, और भारत के आत्मनिर्भरता गोल्स के साथ जो उसकी अलाइनमेंट है, ये उससे एक ऐसी कहानी बनाती है जिस पर नजर रखना जरूरी है। ये यकीनन एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ज़ोहो का ये मॉडल बिना बाहरी पैसे के लॉन्ग टर्म R&D पर फोकस, अगर ये कामयाब होता है तो क्या ये भविष्य में और कंपनियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा? क्या हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में पब्लिक कंपनियों के दबदबे के साथ साथ एक और मजबूत मॉडल को उभरते हुए देख सकते हैं? और क्या भारत का ये स्वदेशी पुश दूसरे देशों में भी इसी तरह के मूवमेंट्स
को जन्म दे सकता है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।